आदाब नजरीन, 9:33 जम्मू के ब्राह स्टूडियो से मैं आसिफ रशीद आपके साथ। प्रोग्राम आप देख रहे हैं अब तक। प्रोग्राम में सबसे पहले बात भारत और पाकिस्तान के हवाले से करेंगे, क्योंकि इस तनाव और कशीदगी के बीच दारुल हुकूमत दिल्ली से मजीद कुछ फैसले हुए हैं और 13 मई के बाद ये दूसरा ऐसा मौका है जब पाकिस्तान ने एक और पाकिस्तान के हाई कमीशन में काम करने वाले एहलकार को भारत की तरफ से निकालने का फैसला हुआ है और 24 घंटों के अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्म पाकिस्तानी अफसर को दे दिया गया है। सरकारी हैसियत के बरखिलाफ सरगर्मियों में मुलव्विस होने का इल्जाम पाकिस्तान के इस एहलकार पर है, जिसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और हुकूमत ने आज नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन में तैनात एक पाकिस्तानी एहलकार को नॉन ग्रेटा या नाकाबिल कबूल या नापसंदीदा करार देते हुए उन्हें 24 घंटों के अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है। वजारत खारजा ने बयान जारी करके इस बात की जानकारी दी कि पाकिस्तानी एहलकार भारत में अपनी सरकारी हैसियत के बरखिलाफ सरगर्मियों में मुलव्विस था और इस सिलसिले में आज पाकिस्तानी हाई कमीशन के चार्ज डी अफेयर्स को एक एहतिजाजी मरासला भी जारी कर दिया गया है। साथ साथ तफसीलात ये भी आई हैं कि ये पाकिस्तानी अफसर दिल्ली में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहे थे। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ये शख्स पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का एजेंट था और इससे पहले 13 मई को भी एक इसी तरह की कार्रवाई हुई थी। एक पाकिस्तानी एहलकार को 24 घंटों के अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी हुआ था। हुकूमत ने यह फैसला ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी के बीच किया है। 6-7 मई के दरमियानी रात को भारतीय अफवाज ने पाकिस्तान और उसके जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के कैंपों पर फिजाई हमले किए और उन्हें तबाह किया। और इससे पहले वजारत खारजा ने वाज़ेह किया था कि सिंध तास मुआहिदा भारत की जानिब से उस वक्त तक मुअत्तल रहेगा जब तक पाकिस्तान काबिल एतबार या काबिल एतमाद तौर पर दहशतगर्दी की हिमायत बंद नहीं करता। POK के मामले पर वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल मुसलसल कहते आए हैं कि भारत का ये देरीना मौक़िफ़ रहा है कि जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक किसी भी मसले पर दोनों तरफ से दो तरफा तौर पर हल किया जाना चाहिए, लेकिन इस पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं हुई है। अब सिर्फ POK के ऊपर बातचीत होगी और पाकिस्तान को गैर कानूनी तौर पर कब्जा खत्म करना होगा। और इसी बयानबाजी और इसी मौक़िफ़ के दरमियान एक और पाकिस्तानी हाई कमीशन के दफ्तर में काम करने वाले एक एहलकार को आज मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात पाकिस्तान की हुई है तो पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी के आसार बढ़ रहे हैं और इंटरनल कन्फ्लिक्ट पाकिस्तान को एक और मुसीबत में डालने जा रहा है और इसकी तस्वीरें मुख्तलिफ इलाकों से आना शुरू हुई हैं। दुनिया भर के अंदर अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर ने अपना ही प्रमोशन तो करवा लिया, लेकिन वो अपने ही लोगों के सामने नाकामी छुपाने में नाकाम रहे। नतीजा ये हुआ कि सिंध के लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया है और वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लांजर का घर नजर आतिश कर दिया है। पाकिस्तान में सिंध के दाखिला वजीर का घर जला दिया गया है। एहतिजाजी मुजाहिरों के दरमियान दर्जनों गाड़ियां फूंकी गई है और इस वाक़े में कई लोगों के मारे जाने की तस्दीक हुई है। अब पूरा सिंध तशद्दुद की आग में इस वक्त जल रहा है और आग को बुझाने की कोशिश की जानी चाहिए थी, लेकिन इसकी जगह जनरल आसिम मुनीर अपने प्रमोशन में जो मसरूफ़ है, इस वक्त कई सवाल लोगों के जहन में उठ रहे हैं। ये भी पूछा जा रहा है कि क्या आसिम मुनीर इस तशद्दुद के सहारे पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल करना चाहते हैं? क्या आसिम मुनीर अब सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब जैसे अलग अलग सूबे नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान पर ही अपनी हुकूमत चाहते हैं? आखिर सिंध में भड़की इस आग और तशद्दुद का आसिम मुनीर के प्रमोशन से क्या वास्ता है? और क्या अब आसिम मुनीर अपने पुराने फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान की तरह पाकिस्तान में तख्ता पलट के मार्शल लॉ लगाने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं? माहिरीन के मुताबिक इशारे इसी तरह के मिल रहे हैं और वो इक़्तिदार से बाहर जाना नहीं चाहते। सवालात के जवाब जानने की इन सवालात के जवाब जानने की कोशिश पाकिस्तानी सहाफ़ियों से जब हमने की तो वो भी कहते हैं कि फील्ड मार्शल बनाए गए आसिम मुनीर इस सारी सूरत हाल के लिए जिम्मेदार है और एहतजाजी मुजाहिरे पूरे सिंध के अंदर शुरू हो गए हैं। हैरत की बात है कि सिंध से ही ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी के सरबराह और पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी इस प्रोजेक्ट की हिमायत में हैं, जो पाकिस्तानी अवाम के मुताबिक, मकामी आबादी के मुताबिक उनके खिलाफ है। और इस वक्त PPP की ही हुकूमत सिंध के अंदर है, जहां पर मुराद अली शाह की क़यादत में हुकूमत चलाई जा रही है। काबीना को सिंध की आवाम की ज़बरदस्त मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है और मुराद अली की काबीना में वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लांजर का घर भी सिंध की अवाम ने इसी नाराज़गी में नजर आतिश कर दिया। तस्वीरें दिन की आपके सामने हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह के लिए भी मुसीबत है और एहतिजाजी मुजाहिरे अलग अलग मकामात पर इस वक्त जहां सिंध की आवाम सड़कों पर है, मुजाहिरों का एक सिलसिला दिन भर देखने को मिला। ये सूरत हाल मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गई है और जरदारी जो कि पहले से पाकिस्तान के अंदर बनने वाले इस बड़े प्रोजेक्ट या उनकी हुकूमत जो उनकी जमात जो यहाँ पर काम कर रही है,
उनके लिए शायद ये सूरत हाल संभालना मुश्किल हो गया। और आज लोग हथियारों के साथ सड़कों पर देखे गए, जहां दाखिला वजीर का घर नजर आतिश कर दिया गया। खबर जम्मू कश्मीर से आप, जहां पर अब से थोड़ी देर पहले इस खबर की तस्दीक हुई कि एक हादसा होते होते टला। 227 मुसाफिरों के साथ एक परवाज जो कि श्रीनगर हवाई अड्डे पर हंगामी लैंडिंग कर गई और ये लैंडिंग कामयाब रही, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, इसकी तस्दीक हुई है। परवाज को खराब मौसम या सालाबारी का सामना करना पड़ा है, इसकी तस्दीक एयर अथॉरिटी की जानिब से की गई है। श्रीनगर हवाई अड्डे पर इंडिगो की एक परवाज जो इतलात के मुताबिक दिल्ली के लिए रवाना होना था, लेकिन खराब मौसम के बीच इस परवाज को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। और ये भयानक तस्वीरें, भयानक मनाजिर आपके सामने। श्रीनगर हवाई अड्डे के ओहदेदारान ने इस बात की तस्दीक की कि दिल्ली श्रीनगर के रास्ते पर एक मखसूस एयरलाइन की परवाज को खराब मौसम और सालाबारी का सामना करना पड़ा। मुतलका पायलट ने हंगामी सूरत हाल की इतला एयर ट्रैफिक कंट्रोल श्रीनगर को दी और परवाज एग्जैक्टली 6:30 पर श्रीनगर के हवाई अड्डे पर बहिफाजत लैंड कर गई। तमाम जो अमले के जो जिम्मेदारान थे, या अमला था, मुसाफिर हैं जिनकी तादाद कुल मिलाकर 227 बताई गई, बहिफाजत इमरजेंसी लैंडिंग के बाद बाहर निकल आए। एयरलाइन की तरफ से परवाज को AOG या ज़मीन पर हवाई जहाज़ उतारने के बाद जो तस्दीक की जाती है कि सेफ लैंडिंग हुई है, वो भी करार दी गई है। ये उस वक्त के मनाजिर हैं। और दूसरी तस्वीर भी जहाज़ की आप देखेंगे, जहां पर जो आगे वाला हिस्सा है जहाज़ का, ये तस्वीर जिसने सबसे ज़्यादा तकलीफ उन मुसाफिरों को पहुंचाई जिन्होंने सेफ लैंडिंग तो हुई लेकिन उसके बाद इन मनाजिर को देखा और मोबाइल के कैमरों के ज़रिए इनको कैद किया। ये दोनों तस्वीरें इंडिगो के फ़्लाइट की हैं और तमाम मुसाफिर श्रीनगर हवाई अड्डे पर बहिफाजत उतार लिए गए हैं, इसकी तस्दीक अथॉरिटीज़ ने की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और आतिशज़दगी का वाक़या आपसे कुछ देर पहले वादी कश्मीर के शुमाली इलाके में पेश आया। बारामूला के फतेहपुर इलाके से खबर है, जहां गुजर हॉस्टल में ज़बरदस्त आग लगी है जिसने पूरी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। अच्छी बात यह है कि कॉम्प्लेक्स से तमाम तलबा को बर वक्त बाहर निकाल लिया गया, इसकी तस्दीक हमारे नुमाइंदे की जानिब से की गई है। बारामूला के फतेहपुर इलाके के अंदर जहाँ गुजर हॉस्टल की इमारत में अचानक आग लगी, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एहलकार मौके पर पहुंचे। मकामी लोगों के साथ मिलकर फौरी तौर पर आग पर काबू पा लिया गया। जो इस वक्त कंफर्मेशन है कि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन इमारत को और इमारत के अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका है। किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ, इसकी तस्दीक हो चुकी है। आग लगने की वजह क्या रही है इसका भी अभी तक पता नहीं चल सका है, लेकिन गैस सिलेंडर धमाके से भी कुछ लोगों के जख्मी होने की कंफर्मेशन हुई, जिन्हें GMC बारामूला मुंतकिल किया गया है। ताहम इंतजामिया की जानिब से इस मामले पर अभी तक लबकुशाई नहीं की गई है। तस्वीरें गुजर हॉस्टल की एक इमारत की बारामूला के फतेहपुर इलाके के अंदर, जहां पर आतिशज़दगी का ये वाक़या पेश आया। रिपोर्ट के साथ इरशाद भट्ट। बारामूला के फतेहपुरा इलाके की बात करें, जहां पे अभी थोड़ी देर पहले गुजर हॉस्टल में अचानक आग लगी। हालांकि उस आग ने पूरी इमारत को जो है अपने लपेट में लिया है। बताया जाता है लाखों में नुकसान हुआ है। हालांकि जो इस बिल्डिंग में साज सामान था वो इस राख के ढेर में तब्दील हुआ और यहाँ पे जो ज़ेर तालीम जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, हालांकि उनको जो है बाल बाल बचा लिया गया। और एक गैस सिलेंडर जो इस इमारत में था, हालांकि वो फटने के बाद जो है एक
मुकामी शहरी जो है वो ज़ख्मी हुआ। उसको बाद में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां पे उसका इलाज चल रहा है। फ़िलहाल इस बिल्डिंग के हवाले से बात करें, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो है ये इंसिडेंट पेश आया। चंद रोज़ पहले ख्वजबाग फतेहपुरा का इलाका है, जहाँ पे एक और बिल्डिंग जो है वो इस आग की ढेर में तब्दील हुई। हालांकि उस वक्त भी काफ़ी नुकसान हुआ। और देखा जाए आज दूसरा इंसिडेंट है यहाँ पे फतेहपुरा के इलाके में, यानी कि इस बिल्डिंग में जो साज सामान था वो इस राख के ढेर में तब्दील हुआ। और मुकामी लोगों की तरफ से काफ़ी मशक्क़त, काफ़ी मेहनत की गई, चाहे हम जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले से बात करें या फायर सर्विस अमले के हवाले से बात करें। और इस आग पे जो है अभी थोड़ी देर पहले जो है काबू पा लिया गया और बताया जाता है काफ़ी नुकसान हुआ है। बारामूला फतेहपुरा से मैं इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़ के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर की एक तालिब इल्म की मौत पंजाब के एक इलाके के अंदर हुई है और तफसीलात के मुताबिक एक नौजवान जो कि इम्तिहान के दौरान, जिसकी पुलिस ने भी तस्दीक की है कि नकल करते हुए ये नौजवान पकड़ा गया था, और अब नौजवान ने कॉलेज हॉस्टल के कमरे में मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली है। इसकी तस्दीक की जा रही है, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के जरिए इसका दावा हुआ है। इम्तिहान में नकल करते हुए नौजवान पकड़ा गया था। पंजाब पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी की शनाख्त आर्यन राजदान के तौर पर हुई है। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाला ये तालिब इल्म, जिसने इम्तिहान के दौरान नकल करते हुए जो पकड़ा गया था, इसके बाद मोहाली के जांजीरी इलाके में एक निजी कॉलेज हॉस्टल के कमरे में मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली है। नौजवान की शनाख्त आर्यन राजदान के तौर पर हुई है और बताया जाता है कि जो BBA सेकेंड ईयर का तालिब इल्म था। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्यन को एक जो तफसीलात अभी तक सामने आई है, एक इन्विजिलेटर ने इम्तिहान के दौरान नकल करते हुए पकड़ा। मोबाइल फ़ोन का वो इस्तेमाल कर रहा था और इस वाक़े से वो परेशान होकर मुबैना तौर पर अपने हॉस्टल के कमरे में वापस आया और बाद में फांसी लगाकर अपनी जान ली। साथी तलबा ने आर्यन की तवील गैरहाजिरी को देखने के बाद इंतज़ामिया को जानकारी दी। इसके कमरे के बाद में जाकर जांच पड़ताल हुई और कहा गया कि जब दरवाज़ा नहीं खुला तो इसके बाद जब आनन फानन बच्चे या जो उसके साथी थे वो अंदर दाखिल हुए। तहकीकात के दौरान ये बात सामने आई। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस खार करण सिंह संधू की तरफ से तस्दीक की गई है कि तालिब इल्म के कमरे से एंटी डिप्रेशन दवा भी बरामद हुई है। लाश को सिविल अस्पताल खरार के मुर्दा खाना में मुंतकिल किया गया है। ताहम नौजवान के अहले खाना की जानिब से अभी कोई बयान आना जारी है, मगर मकामी पुलिस की जानिब से नौजवान की मौत की तस्दीक की जा रही है। इधर वादी कश्मीर में आज सियासी सरगर्मियां भी उरूज पर रही। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज पार्टी की वर्किंग कमेटी का इजलास वादी कश्मीर में मुनक्किद हुआ, जहां पर शुरा ने मुतफ़िक़ा तौर पर 7 अहम करारदादें मंजूर की हैं। इसकी तस्दीक पार्टी तर्जुमान तनवीर सादिक की जानिब से भी की गई। इजलास में इन 7 करारदादों में जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को अवामी उमंगों और वक़ार का मरकज़ करार भी दिया गया। एक इस हवाले से भी आज पार्टी लीडरान की जानिब से इस इजलास के दौरान जो करारदाद आई उसमें बात रखी गई और रियासती दर्जे की फौरी बहाली का भी मुतालिबा किया गया। इस बीच इजलास में जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा किया गया और इसे अवाम के उमंगों और वक़ार का मरकज़ करार देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि हमेशा से उनकी तरजीहात में शामिल है। इजलास की सदारत पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने की, जबकि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला समेत दीगर पार्टी रहनुमा भी आज के इस इजलास में शरीक हुए। वर्किंग कमेटी की जानिब से मंजूर की गई 7 करारदादें जो कुछ इस तरीके से है। करारदाद जो पहली आई उसमें तशद्दुद की मजम्मत की गई। उन तमाम लोगों को खराज अकीदत पेश किया गया जिन्होंने 22 रन हमले में अपनी जान गंवाई। 26 बेगुनाह अफराद शहीद हुए, जिनमें एक कश्मीरी नौजवान सैयद आदिल हुसैन शाह भी शामिल थे। सरहद पार से शेलिंग में 23 शहरियों की शहादत पर भी अफसोस का इजहार किया गया और कमेटी ने पार्टी कारकुनान और मरहूम मेम्बरान को खराज अकीदत पेश किया जिन्होंने पार्टी के लिए नाकाबिले फरामोश खिदमात अंजाम दी है। दूसरी करारदाद जिसमें जम्मू कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत की बहाली के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा किया गया और कहा गया कि यह अवाम के बुनियादी उमंगों और वक़ार से जुड़ा हुआ मसला है जिसे मज़ीद नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तीसरी करारदाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लाई। भारत सरकार से मुतालिबा किया गया कि जम्मू कश्मीर को फौरी तौर पर मुकम्मल रियासती दर्जा दिया जाए या दर्जा बहाल हो, जैसा कि पार्लियामेंट में वादा किया गया था और सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने भी इसकी तौसीक की थी। चौथी करारदाद में कमेटी ने जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम किया और दोनों ममालिक से अपील की कि अमन कायम रखें, मसाइल के देरपा और पुरअमन हल के लिए बातचीत
ज़रूरी है, इसको फ़रोग़ दिया जाए। 5वीं करारदाद जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्किंग कमेटी की इस इजलास में, जिसमें पार्टी के मंशूर में किए गए वादों से वाबस्तगी का इयादा भी किया गया और कहा गया कि पार्टी जम्मू कश्मीर के अवाम के हुकूक, इंसाफ और अमन के लिए आईनी और जमहूरी जद्दोजहद जारी रखेगी। 6ठी करारदाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहलगाम में बाइसन हमले की अवामी सतह पर मजम्मत और सयाहों के लिए कश्मीरी अवाम की मेहमान नवाजी को भी सराहा और भारत सरकार से अपील की कि वो अवाम के इस बेमिसाल जज्बे और यकजहती को तस्लीम करे, इसे ज़ाया ना होने दे। कमेटी ने खबरदार किया कि नौजवानों को बिलाजवाज गिरफ्तारियां, उनकी यह सिलसिला ख़त्म होना चाहिए था। मीडिया पर कदगन बंदिशें या आवाज़ों को दबाना, उनको बुलडोज करना, बीजा इस्तेमाल करके जैसे इक़दाम जो इस वक्त कम से कम नाराज़गी का सबब बन सकते हैं, ऐसे इक़दाम से गुरेज किया जाए। और कमेटी ने 7वीं करारदाद में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कश्मीरी तलबा, ताजरों और शहरियों को हरासा किए जाने पर गहरी तशवीश का इजहार किया और इसे सख्ती से मुस्तरद किया। तमाम रियासती हुकूमतों से मुतालबा किया गया कि वो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की जानो माल, इज़्ज़त और वक़ार का तहफ़्फ़ुज़, इस बात को यकीनी बनाएं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला और ज़रीबल से रुकने असम्बली तनवीर सादिक की जानिब से इस हवाले से गुलिस्तान न्यूज़ और दीगर नुमाइंदों के साथ बात भी की गई। जरा उनकी बात भी सुन लेते हैं इस इजलास के बाद। 7 रेजोल्यूशंस पास किए हैं। उन 7 रेजोल्यूशन में हमने जो सबसे पहला रेजोल्यूशन है, उसमें जो बाइसरन पहलगाम में जो इनोसेंट लोग मारे गए हैं उसको कंडेम किया। उसके अलावा जो पुंछ ऊडी में मारे गए जो बॉर्डर पे रहते थे उनके बारे में हमने उनकी कड़ी मजम्मत की है। और दूसरा जो हमारा था स्पेशल स्टेटस, हमने रीटरेट किया है अपना कमिटमेंट कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने कमिटमेंट में बिल्कुल स्ट्रांगली है और हम समझते हैं कि जो हमारा स्पेशल स्टेटस है हमें वापस देना चाहिए। उसके लिए हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। तीसरा जो रेजोल्यूशन था वो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड है। हम समझते हैं कि हुकूमत हिंद ने हमसे वादा किया है पार्लियामेंट में, बाकी ऐवानों में और सुप्रीम कोर्ट के जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसने भी हमारे साथ वादा किया। हम समझते हैं अब मौका आ चुका है जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका स्टेटहुड जल्दी रेस्टोर करना चाहिए। उसके अलावा हमने ये अपील की है कि जो सीज़ फायर हुआ उसका हम वेलकम करते हैं और हम सोचते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक सस्टेन डायलॉग होना चाहिए ताकि अमन रहे बोर्ड रूम पे और जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो खदशात हैं वो ख़त्म हो जाएं। उसके अलावा हमने जो मैनिफेस्टो हमारा है हम रीटरेट कर रहे हैं, जो हमारे मैनिफेस्टो में जितने हमारे वादे हैं हम उसको पूरा करेंगे, हम उसके ऊपर कायम दायम है और वो ज़रूर पूरा होगा। उसके अलावा हम सोचते हैं कि जो स्पॉन्टेनियस जिस तरीके से लोग बाहर आए, जिस तरीके से टूरिस्टों की मदद की, जिस तरीके से लोगों को अपने घरों में बिठाया, हम उसकी सराहना करते हैं और हम अपील करते हैं कि जो हुकूमत हिंद है, जो ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जम्मू कश्मीर के लोगों ने दी है, उसको सीज़ करके उसका बेनिफिट जम्मू कश्मीर के लोगों को ज़रूर दें। हम इसके अलावा ये भी सोचते हैं कि जो हैरेसमेंट है, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो यहाँ पीडीपी के एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से सवालात नेशनल कॉन्फ्रेंस पर उठाए गए और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा वहीदुर रहमान पर्रा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को हदफ तनकीद बनाया और कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कानून साज असेंबली के बजाय पार्टी मीटिंग में जम्मू कश्मीर को खुसूसी हैसियत और रियासत का दर्जा देने की करारदादें पास की है। चनांचे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 50 एमएलएज के जालिमाना मैंडेट से लैस खुसूसी हैसियत और रियासत की हैसियत से मुतल्लिक एक करारदाद मंजूर की और जम्मू कश्मीर असेंबली में नहीं, जहां इस तरह के मामलात हैं जहां बात की जानी चाहिए थे, बल्कि पार्टी दफ्तर नवाए सुब श्रीनगर के अंदर इस तरह का इकदाम है। आगे क्या है? पार्टी ऑफिस में काबीना की मीटिंग पर्रा ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बुलाए जाने वाले वर्किंग ग्रुप के या कमेटी के इजलास में मुतद्दिद करारदादों के मंजूर करने पर रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे थे और सवाल भी उठाए और कहा कि जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली की तौसीक भी शामिल थी, लेकिन एक करारदाद भी मंजूर की जिसमें मरकज़ से मुतालबा किया गया कि फौरी तौर पर यूनियन टेरिटरी को रियासत का दर्जा बहाल किया जाए। और हुक्मरान जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्किंग कमेटी ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले समेत जो पहली खबर मैंने आपको बताया कि 6 मुख्तलिफ नुकात या 6 से 7 बल्कि करारदादें मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ और ये करारदादें भी पेश की गई, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सवाल वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से उठाए गए जिनके मुताबिक पार्टी दफ्तर श्रीनगर में अब आगे क्या? कैबिनेट मीटिंग पार्टी ऑफिस में? सवाल इस बात पर कि क्या
जो मामलात या जिन चीज़ों को डिस्कस किया जाना चाहिए था ऐवान के अंदर, आप उन सब चीज़ों को पार्टी के दफ्तर में डिस्कस कर रहे हैं। ये अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग पर पहला रद्द-ए-अमल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से आया है। इधर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के हसास इलाकों में अहम तनसीबात की हिफाजत के लिए 4000 साबिक फौजियों की तैनाती को मंजूरी दे दी गई है। जम्मू जिले में सैनिक वेलफेयर बोर्ड के सेक्रेटरी कर्नल रिटायर्ड भूपेंद्र सिंह संबियाल की जानिब से आज तस्दीक की गई कि बोर्ड की जानिब से हुकूमत को एक तजवीज़ पेश की गई थी, जिसमें साबिक फौजियों को इंफ्रास्ट्रक्चर की हिफाजत में शामिल करने की सिफारिश की गई थी। उनने इस बात की तस्दीक की कि हुकूमत की मंजूरी के बाद अब ये इकदाम अमली शक्ल इख्तियार कर गया है, काम शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत साबिक फौजी रजाकाराना तौर पर तमाम 20 अजला में अहम सरकारी तनसीबात जैसे बिजली घरों या प्रोजेक्ट्स, पुलों, दफातर और दीगर हसास मकामात की हिफाजत पर तैनात रहेंगे। और उन्होंने कहा कि हमने पहले ही सूरत हाल का अंदाज़ा लगाकर अपनी खिदमात रजाकाराना तौर पर पेश की थी। न सिर्फ 4000 अफराद शनाख्त के लिए गए, बल्कि मुतद्दिद दीगर साबिक फौजी भी वतन की सालमियत और फ़ख्र के लिए हमेशा और हर वक्त तैयार हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि शनाख्तशुदा 4000 रजाकारों में से 435 के पास लाइसेंस याफ्ता ज़ाती असलहा भी मौजूद है, जो मकामी सतह पर किसी भी खतरे से मौसर तरीके से निपटने की सलाहियत रखते हैं। कर्नल संबियाल ने यह भी तस्दीक की कि साबिक फौजियों की पेशा वाराना तरबियत, नज़्म ज़ब्त और तजर्बे को इंतज़ामिया और पुलिस की निशानदेही करदा जो तनसीबात हैं, इंस्टॉलेशंस हैं, उनकी हिफाजत के लिए मौसर अंदाज में बुरक़रार लाया जा सकता है। रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों साबिक फौजी जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस में रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहे हैं, जबकि इजाफी रजाकाराना तौर पर काम करने वाले लोगों को रिजर्व में रखा जाएगा ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में उनकी खिदमात हासिल की जा सकें। सेक्रेटरी संबियाल के मुताबिक तमाम शनाख्तशुदा रजाकारों को मुख्तसर तरबियती कोर्स के जरिए गश्त, निगरानी और सिक्योरिटी से मुतल्लिक जिम्मेदारियों से आगाह किया जा रहा है। ये तरबियत जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में की जाएगी ताकि रजाकार बेहतर तौर पर अपनी खिदमात अंजाम दे सकें। और ये भी वाज़ेह कर दिया गया है कि इनकी तैनाती की नौइयत के मुताबिक बाज़ रज़ाकार ज़ाती असलहे के साथ, जबकि बाज़ बगैर असलहे के साथ तैनात किए जाएंगे। दिफाई ज़राए ये भी बताते हैं कि इक़दाम न सिर्फ सिक्योरिटी इंतज़ामात को मजबूत बनाने की सिमत एक ठोस कदम है, बल्कि इससे साबिक फौजियों की सलाहियतों को कौमी मफाद में मौसर अंदाज में इस्तेमाल किया जाएगा। इस पर भी PDP ने सवाल उठाए थे कि बेरोज़गार नौजवानों की एक बड़ी तादाद है जो आला तालीम याफ्ता हैं, उनको नज़रअंदाज करके आप इस तरह के इक़दाम उठा रहे हैं और साबिक फौजियों को खिदमात अंजाम देने का मौका देना, ये पढ़े लिखे नौजवानों के साथ एक दगा है। इधर जम्मू कश्मीर में आज सरकार की जानिब से जो वादा किया गया था वो वादा पूरा हुआ और बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने मौजूदा साल 2025 से शुरू होने वाले जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मरकज़ के ज़ेर-इंतज़ाम इलाकों के लिए पिछले तालीमी कैलेंडर की बहाली का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया और एक सरकारी नोटिफिकेशन इस सिलसिले में जारी हो चुका है, जिसकी कॉपी हमारे पास मौजूद है, जिसमें हुकूमती अहकामात की एक कड़ी के तौर पर तमाम स्टेक होल्डर्स की मालूमात के लिए आज ये इतला भी दी गई या जानकारी दी गई कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज़ में इसके नतीजे में जो साबिका तालीमी कैलेंडर रवां साल 2025 से बहाल हो गया है, कश्मीर सूबा, जम्मू सूबे के सरमाई जोन के इलाकों में और लद्दाख यूटी के तालीमी सेशन को अब 2024-25 में शुमार किया जाएगा। नतीजतन 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के सालाना बाकायदा इम्तिहानात अक्टूबर-नवंबर 2025 में मुनक्किद होंगे। जम्मू सूबे में समर जोन के लिए तालीमी सेशन को 2025-26 के तौर पर नामजद किया जाएगा, जिसमें 9वीं से 12वीं जमात के सालाना बाकायदा इम्तिहानात मार्च-अप्रैल 2026 के लिए शेड्यूल तैयार है। और ये बहाली साबिका नोटिफिकेशन के साथ जो 22/9/2022 की जगह लेती है, 2024 और 25 में ये तब्दीलियाँ 2022 के उन तब्दीलियों की जगह ले लेंगे। और जम्मू कश्मीर लद्दाख स्कूलों में तलबा और तालीमी अफसरान समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को नज़रसानी शुदा कैलेंडर पर अमल करने का मशवरा दिया गया है, जो अब इलाकाई और मौसमी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए इसी बुनियाद पर तकसीम शुदा तालीमी शेड्यूल को वापस लाएंगे और इस तरीके से पुराना जो तालीमी कैलेंडर था उसकी बहाली का बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने ऐलान कर दिया है। इधर जम्मू कश्मीर सरकार ने आज एक अहम साइबर सिक्योरिटी इकदाम के तहत तमाम इंतजामी महकमों को भी हिदायत जारी कर दी हैं कि फौरी तौर पर तमाम गैर मजाज वेबसाइट्स को बंद कर दें। यानी जम्मू कश्मीर में गैर मजाज वेबसाइट्स पर पाबंदी आयद कर दी गई है और कहा गया कि जो निजी या फिर .com से या फिर org.in नाम से चल रही हैं, इन सबको बंद किया जाए। सरकारी ऑर्डर के मुताबिक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो सर्कुलर जारी हुआ है उसमें इस बात की तस्दीक की गई है और वाज़ेह किया गया है कि तमाम सरकारी दफातर सिर्फ gov.in या
jkgov.in जैसे मंजूर शुदा जो डोमेन से इन पर मबनी वेबसाइट से इस्तेमाल करें। इस इकदाम का मकसद सरकारी डेटा को महफूज बनाना है, साइबर हमलों से बचना है, अवाम को मुस्तनद और बाएतमाद मालूमात की फराहमी को यकीनी बनाना है। और हुकूमत ने तमाम महकमों को हिदायत दी है कि वह अपनी ऑनलाइन मौजूदगी को नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर या NIC के जरिए तस्दीक शुदा वेब पोर्टल्स पर मुंतकिल करेंगे। इसके अलावा तमाम सरकारी अफसरान और मुलाजमीन को हिदायत दी गई है कि वो सरकारी उमूर के अंजामदही के लिए सिर्फ jkgov.in या gov.in जैसी वेबसाइट्स पर या ईमेल आईडीज़ का इस्तेमाल करें। निजी या ज़ाती ईमेल आईडीज़ के जरिए सरकारी मुरासलत को सिक्योरिटी खदशात के तहत सख्ती से ममनू करार दिया गया है और माहिरीन के मुताबिक इस फैसले से सरकारी इदारों में साइबर तहफ़्फ़ुज़ का मयार बेहतर होगा, हसास मालूमात की गैर इरादी और अखराज या हैकिंग के खतरात में कमी आएगी। और हुकूमत ने तमाम महकमों से रिपोर्ट भी तलब कर ली है कि वो कब तक गैर मजाज वेबसाइट्स बंद करेंगे और नई साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी पर अमल दरामद कब तक यकीनी बनाया जाएगा। इस बात का ख्याल रखने के साथ हुकूमत को एक रिपोर्ट भी इस सिलसिले में पेश करने के लिए कहा गया है। इधर मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में जहां जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार, वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया भी सूरत हाल का जायजा ले रही है और शेलिंग से मुतासरा इलाकों का दौरा किया जा रहा है। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज खित्ते पीर पंचाल में हालिया पाकिस्तानी गोलाबारी के मुतासरीन के घरों का दौरा किया, जहां बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत करते हुए मुकम्मल बहाली और बाज़ाबादकारी का वादा किया। मुतासरा ख़ानदानों से बात करते हुए LG मनोज सिन्हा ने कहा कि जानों का नुकसान नाकाबिल तलाफ़ी है, ताहम हुकूमत की जानिब से मरने वालों के लवाहिकीन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा माली इमदाद फराहम की गई है और ज़ख्मियों को बरवक्त इलाज फराहम किया जा रहा है। इस सिलसिले में इक़दामात मज़ीद उठाए जाएंगे। LG ने मज़ीद कहा कि कई घरों और दीगर ढांचों को शदीद नुकसान पहुँचा है। इंतज़ामिया एक जामे बहाली मनसूबे पर काम कर रही है ताकि मुख्तलिफ इलाकों में जो मुतासर हुए हैं मामूलाती ज़िंदगी बहाल हो सके। LG मनोज सिन्हा ने कहा कि भारत अमन का हामी मुल्क है, लेकिन अगर दोबारा इश्तियाल अंगेज़ी की गई तो जवाब इससे भी ज़्यादा सख्ती से दिया जाएगा। अपने दौरे के दौरान LG मनोज सिन्हा ने पुंछ ब्रिगेड हेडक्वार्टर का दौरा किया, जहाँ उन्होंने फ़ौज और BSF के एहलकारों से मुलाकात की, उनकी हौसला अफजाई की और इसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल का जायज़ा भी लिया। इधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज राजौरी के नौशहरा सेक्टर का भी दौरा किया, जहां उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल या LOC पर तैनात फौजी जवानों से मुलाकात की और मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। LG मनोज सिन्हा ने नौशहरा में फॉरवर्ड पोस्ट और सिक्योरिटी तनसूबात का भी मुआयना किया। वहां तैनात अफवाज के हौसले, पेशा वाराना महारत या तैयारियों और कुर्बानियों को भी आज सराहा। उनने फौजी एहलकारों से बातचीत करते हुए उनकी खिदमात को कौम की सलामती के ज़ामिन करार दिया और उनकी बुलंद हौसले और फ़र्ज शनासी पर खराज तहसीन पेश किया। मनोज सिन्हा ने अफवाज के आला अफसरान से बातचीत करते हुए सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी के मजमूई हालात, दरअंदाजी की कोशिशों, दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जारी इक़दाम पर ब्रीफिंग ली। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज की मुस्तैदी और कुर्बानियों की बदौलत ही जम्मू कश्मीर में अमन का माहौल कायम हो रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नौजवान सिपाहियों के साथ खुले माहौल में तबादला ख्याल किया और उनके मसाइल, ज़रूरियात और फलाही इक़दाम के बारे में भी मालूमात हासिल की। उन्हें यकीन दिलाया कि हुकूमत उनकी तमाम ज़रूरियात को तरजीह बुनियादों पर पूरा करेगी। अपने खिताब में सरहदी इलाकों में तैनात फ़ौजी जवानों की हकीकी मानों में कौमी मुहाफ़िज़ हैं, इस बात पर भी उन्होंने आज तवज्जो दिलाने की कोशिश है। उनने फ़ौजी जवानों की कुर्बानियों को कौम हमेशा याद रखेगी, ये बात भी कही और मरकज़ी और रियासती हुकूमतें उनके मुताबिक मुश्तरका तौर पर मुतासरीन की बहाली में सरगर्म हैं। गोलाबारी में जान गंवाने वाले अफराद के लवाहिकीन को सरकारी मुलाजमत दी जाएगी। ये फैसला जम्मू कश्मीर सरकार ने लिया है, इसकी तस्दीक भी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने की। इस बीच वो अस्पताल भी किए गए, जहां पर सरकारी अस्पताल में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुतासरा इलाकों में शेलिंग से ज़ख्मी होने वाले अफराद की आज अयादत की और सिविल व पुलिस इंतजामिया के साथ राजौरी के अंदर मीटिंग में भी मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। अभी तक जो मृतक हैं, जिन्होंने अपने परिजन गंवाए, उनको आर्थिक सहायता पूरी दी जा चुकी है। जो घायल लोग थे, ईश्वर की कृपा से सभी ठीक हैं, सबका इलाज प्रशासन ने कराया है। उनको भी जो आर्थिक सहायता अनुमन्य थी वो दे दी गई है। सर एक फैसला बड़ा आज हम लोगों ने किया है कि पूरे जम्मू कश्मीर में इस सेलिंग के दौरान जितने लोग शहीद हुए हैं, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उनके परिजनों को परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी।
कई घरों को नुकसान हुआ है, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नुकसान हुआ है, उसका आकलन प्रशासन करा रहा है। उनके रिहेबिलिटेशन का भी एक पैकेज भारत सरकार से मंजूर होगा। बंकर्स की आवश्यकता बड़े पैमाने पर महसूस की जा रही है। बंकर्स भी नए बनाए जाएंगे ताकि आगे किसी परिस्थिति में जम्मू कश्मीर के लोग सुरक्षित रह सकें। इधर लाइन ऑफ कंट्रोल के बाद इंटरनेशनल बॉर्डर या बैनुल-अक़वामी सरहद पर भी सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर हौसला अफजाई की जा रही है, जहां आला सिक्योरिटी एहलकारों के अलावा आम लोग भी मुख्तलिफ इलाकों में कामयाब ऑपरेशन सिंदूर पर सांबा में आज बीएसएफ अफसरान को मुबारकबाद पेश करते हुए आए और उनको खराज तहसीन पेश किया। फौज के साथ बीएसएफ ने भी पाकिस्तान को मौसर जवाब ऑपरेशन के दौरान दिया। इस खास मौके पर एक तकरीब का इनेकाद सांबा के अंदर आईबी में इस करीबी इलाके में अमल में लाया गया। तकरीब मुनक्किद हुई जहां शहरियों ने भरपूर शिरकत की और इस खास मौके पर बीएसएफ की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयाँ, फौज के साथ हम आहंगी और दीगर तमाम मामलात पर तफसीली गुफ्तगू शनीद हुई और मुकर्रीन ने अपनी बात रखी। सांबा में आम शहरियों ने बीएसएफ के अफसरान और जवानों की हौसला अफजाई की और उन्हें तारीफ तकसीम की। निश्चित तौर पर ऑपरेशन सिंदूर जो पहलगाम की जो घटना हुई थी उसके बाद में पूरे देश में बहुत रोष व्यक्त था। भारत सरकार को इसका जवाब देना ही था। हर समय इस तरह की आतंकवादी गतिविधियां जो हमारे देश में चलाई जाती हैं उसको अब देश किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेगा। जब प्रिसीजन स्ट्राइक पाकिस्तान के अंदर की गई उसके बाद हमको मालूम था कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो सर उठाएगा और अपनी किसी भी तरह से चाहे आतंकवादियों को घुसा के या फिर अपनी सेना के द्वारा या फिर क्रॉस बॉर्डर शेलिंग के द्वारा, अनप्रोवोक्ड फायरिंग के द्वारा वो निश्चित रूप से रिटेलिएट करेगा। तो इसीलिए हम सब लोग तैयार थे और पाकिस्तान को जितना मुँह तोड़ जवाब दिया गया है कि अगर दोबारा से वो इसको करने की सोचेगा तो कई बार सोचेगा वो, और उसका मनोबल इतना ज़्यादा गिरा दिया गया है पहले ही बार से, मुझे नहीं लगता कि वो इसकी इस तरह की हरकत जो है वो दोबारा से करेगा। ये सभी मीडिया चैनल्स पर उपलब्ध है, आप न सिर्फ भारतीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय चैनल पर उपलब्ध है। अब ये चीज़ें जो हैं धीरे धीरे निकल के आ रही हैं। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, एंटी इंडिया पॉलिसी पर जिस देश का जन्म हुआ है वो भारत विरोधी चीज़ें दिखाकर ही अपने लोगों को शांत रखता है। उसके यहाँ अपनी इतनी ज़्यादा परेशानियाँ हैं ताकि लोगों का उधर ध्यान ना जाए। ये प्रोपेगेंडा तो वगैरह बनाएगा ही बनाएगा, इसमें कोई नई बात नहीं है और ना ही कोई आश्चर्य की बात है। लेकिन हाँ, हम तैयार हैं, दोबारा से अगर कोई हरकत करता है तो इससे भी ज़्यादा उसको जो है जवाब माकूल तरीके से दिया जाएगा और कभी दोबारा से वो हरकत नहीं कर पाएगा। चंद रोज़ कबल गुलिस्तान न्यूज़ पर एक खबर नश्र की गई थी जहां पर मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर तलबा, वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से ख़ास तौर से सरमाई जोन के अंदर स्कूलों के औकात कार में तब्दीली हुई, इसका मुतालबा किया गया था। और गुलिस्तान न्यूज़ पर खबर नश्र होने के बाद इंतज़ामिया हरकत में आई और आज हुक्मनामा इस सिलसिले में चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ की तरफ से जारी किया गया। स्कूली औकात में तब्दीली के फैसले पर असातिज़ा, वालिदैन, बिलखुसूस टीचर्स एसोसिएशन पुंछ और दीगर शहरियों की जानिब से भी गुलिस्तान न्यूज़ और चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ का शुक्रिया अदा किया गया। वाज़ेह रही कि इससे पहले स्कूलों में जाने की टाइमिंग सुबह 10 बजे से बाद दोपहर 4 बजे तक थी। अब 1 घंटे का फ़र्क इसमें रखा गया है, जहां पर अब 9 बजे से तालीमी इदारे, जहां पर तालीमी सरगर्मियां या तदरीसी अमल शुरू होगा और दोपहर बाद 3 बजे के आसपास स्कूलों में छुट्टी कर दी जाएगी। सेहत के हवाले से कई मसाइल का भी सामना इस दौरान सख्त गर्मी में बच्चों को करना पड़ रहा था, जिस पर अब इंतज़ामिया की जानिब से कदम उठाया गया और हुक्मनामा आज जारी हुआ। औकात कार में तब्दीली की गई, 9 से 3 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है, जिस पर इजहार तशक्कुर किया जा रहा है। आपको पता है पिछले कई दिनों से बड़ी तेज़ गर्मी हो रही थी, तो फिर गुलिस्तान न्यूज़ ने एक न्यूज़ चलाई थी स्कूल की टाइमिंग की चेंज करने के लिए ताकि बच्चों को राहत मिल जाए। तो इस ज़मीन में बाद में डीसी साहब ने, डीसी पुलिस ने स्कूल की टाइमिंग चेंज कर दी है, तो हम उनका बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। इससे बच्चों को भी राहत मिल जाएगी और जो स्टाफ है उनको भी बड़ी राहत मिल जाएगी। इसमें ये बड़ा अच्छा कदम है। तो डीसी साहब की हिदायत पे उन्होंने जो स्कूल की टाइमिंग जो है वो चेंज की है। अब स्कूल जो है वो कल से 9 से 3 बजे का जो टाइम उन्होंने कर दिया है, तो ये इस बड़ी खुशाइन बात है। हम इस चीज़ का बड़ा वेलकम करते हैं। जैसे आपको पता ही है कि हीट वेव की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो बच्चों को जो है वो दूर दराज
इलाकों से आना पड़ता है, तो उनको यहाँ पहुँचते पहुँचते काफ़ी जो है वो गर्मी का सामना करना पड़ता था, जिससे वो डिहाइड्रेट भी हो जाते थे। तो आज जिस तरह का ये फैसला आया है तो हम इसका वेलकम करते हैं, ये बड़ी खुशायद बात है। और हम अपने चीफ एजुकेशन ऑफिसर का और जो डीसी साहब हैं उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ में हम गुलिस्तान न्यूज़ का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जिनकी खबर का ये असर हुआ और उनका भी बड़ा। शदीद गर्मी के बीच कई इलाकों में मुश्किलात हैं। इस बीच इंतज़ामिया की जानिब से हीट वेव के दरमियान तलबा, वालिदैन, शहरियों, मुलाजमीन या दीगर लोगों को खुले आसमान के नीचे शिद्दत की धूप में या गर्मी में नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस हवाले से मुसलसल लोगों को ख़बरदार किया जा रहा है। एक नई एडवाइजरी सामने आई है, लेकिन इन सब के बावजूद भी महकमा बिजली पर वादी कश्मीर और जम्मू सूबे के कई इलाकों में सवाल उठ रहे हैं। शुमाली कश्मीर के पटन बारामूला में भी एक बार फिर पीडीडी हुकाम की हिकमत अमली पर सवालिया निशान लगा है, जहां पर वालिदैन, असातिज़ा और तलबा के मुताबिक शदीद गर्मी के बीच लोड शेडिंग से कई इलाके गुजर रहे हैं और मुतलका हुकाम एडवाइजरीज जारी होने के बावजूद भी मुख्तलिफ इलाकों में सख्त गर्मी होने के बावजूद भी इन इलाकों को नज़रअंदाज कर रही है और तय शेड्यूल के मुताबिक बिजली फराहम ना होना एक संगीन मसला बन गया है, जिसमें कई बच्चे जिन्हें स्कूलों में होना चाहिए था वो अस्पताल पहुंच रहे हैं और यही परेशानियां दीगर लोगों को भी है, जहां पर बिजली की बार बार आंख मचोली से अवाम परेशान है। मेरा नाम मुस्लिन है, मैं आज पटन से हूँ। हमें जैसे पता है कि ऑलरेडी आज हीट वेव है। आज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हमारे स्कूल में जो अनकॉन्शियस हुए, जिनको हीट की वजह से बहुत सारे ठीक से चल नहीं पा रहे थे। होकर भी आज हीट वेव है, इतनी गर्मी है, आज बिजली जो है वो शट डाउन रखी गई। मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ हर एक से कि बिजली प्रोवाइड रखे दिन भर। आज समर्स में स्पेशली बहुत ज़्यादा मतलब 24 आवर्स जो है बिजली होनी चाहिए, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। इसकी वजह से किसी को हीट स्ट्रोक भी हो सकता है और वो फिर शायद अल्लाह ना खासा वो फिर मर भी सकता है उस चीज़ से। थैंक यू। आज महकमा मौसमियातन ब्रोटी दितमुत पेशन गोई कि आज हसा रोज गर्मी और शिद्दत ज्यादा, मगर अफसोस कत कि PDDM कोर बिजली ऑफ और शट डाउन कोरक। अगर इन करनी अगर सुबह 1 घंटे या शामस करान, मगर इन घरन मज पेशेंट ऑक्सीजन जरूरत और तिमन पावर पे और तुम बिचार परेशान। यपर स्कूल तल और स्कूलन मज वुचन आव और स्कूलन मज गए आज बच्चे परेशान और घरन मज बाकी बीमार और तिम गए परेशान और यह नसा गुस आइंद गसन कह। और गर्मी का मौसम था, हमारे डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी एडवाइजरी दी कि आज हीट वेव रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने के लिए बोला गया था एंड घरों में ही रहने को बोला गया था। इसके अलावा अगर घर से बाहर जा रहे हो तो गीले कपड़े पहनने का जो है हमें इंफॉर्मेशन दी गई थी। मगर इसके अलावा देखने को ये आया कि पावर डिपार्टमेंट जो था हमारा, उन लोगों ने एक शट ऑफ करके रखा था एंड इसकी वजह से पता चला कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उन लोगों को सफ़र करना पड़ा है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है हीट वेव की वजह से इफ़ेक्ट हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल में हमारी फैसिलिटीज़ ऑलरेडी बहुत अच्छी है। आई एम अ स्टूडेंट और आम लोग जो हैं वो सब हीट वेव आने वाले हैं, लोग सफ़र कर पाएंगे, मरीज़ है घर में, बच्चे स्कूल जा रहे हैं और तो उन्होंने यहाँ पे शट डाउन क्यों लिया? ये हमारा एक सवाल है महकमा के आला हुकाम से कि आखिर उनको शट डाउन लेने की क्या ज़रूरत थी इस मौसम में, जबकि इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी हीट हो रही है। और सुनने में ये भी आया है कि बच्चे जो स्कूलों में बेहोश हुए हैं इस वजह से। तो हमारी यही गुजारिश है कि ऐसा कोई इकदाम करने से पहले, शट डाउन लेने से पहले ये देखा करे कि कहीं इससे लोग सफ़र ना होने पाए। तो शट डाउन बेहोश हुई थी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बात की गई थी। इसकी वजह से क्या हो गया था कि बहुत सारे प्रॉब्लम हो गई। चाहे हम बात करेंगे घरों की बात, वहाँ भी प्रॉब्लम हो गई, या स्कूल की बात करेंगे, यहाँ अगर मार्केट की बात करेंगे, यहाँ पर कुछ दुकानदार थे, शॉपकीपर थे, उनको वहाँ पर ठीक चलता है, वो भी नहीं चलता। एडवाइजरी भी जारी की गई थी और कहा गया था कि लोग जो घरों से ज़्यादा ना निकले, घरों में ही बैठे, और अगर किसी को एमरजेंसी तौर पे निकलना है तो वो कुछ चीज़ों का यहाँ पे एहतियात करे, यानी कि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करिए और गीला कपड़ा अपने हाथ में रखिए ताकि अगर ज़्यादा गर्मी लगे तो अपने सर पे वो गीला कपड़ा रख सकते हैं।
मगर देखने वाली बात यहाँ पे यह है कि महकमा बिजली ने आज के ही दिन यहाँ पे शट डाउन रखा और पूरे दिन बिजली बंद रही, जिसके नतीजे में बहुत सारे स्कूलों में जो बच्चे हैं उनको चक्कर आए, फिर उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ा। साथ साथ में अगर हम उन मरीजों की बात करें जो मरीज घरों में है, जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पे है, उनको भी बहुत सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। साथ में जब हम दूसरे शोबों की बात करें तो सारे शोबे आज बिजली की वजह से यहाँ पे मुतासिर रहे, क्योंकि आज पंखा नहीं चला, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। अगर महकमे की जानिब से ऑलरेडी एडवाइजरी दी गई थी यहाँ पे हीट वेव रहेगी, तो महकमे बिजली ने आज ही यहाँ पे शटडाउन क्यों रखा था, ये देखने वाली यहाँ पे बात है। राही निसार, गुलिस्तान न्यूज। जिला पुंछ की तहसील मंडी में जहां पर दीगर हिस्सों की तरह प्रोग्राम हुए, जिला पुंछ की तहसील मंडी के गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में कौमी यौम-ए-इंसदाद दहशतगर्दी, नहायती जज्बे, संजीदगी और कौमी यकजहती के पैगाम के साथ प्रिंसिपल अनवर खान की ज़ेर-ए-परस्ती आज मनाया गया। इस दिन के इनेकाद का बुनियादी मकसद तलबा को दहशतगर्दी के नुकसानात से आगाह करना था और मुआशरे में इत्तेहाद, हम आहंगी और अमन के फ़रोग की तरगीब देना था। तकरीब का आगाज़ कौमी तराने के साथ हुआ, जिसने शुरका के दिलों में हुब्बुल वतनी का जज्बा मज़ीद पुख्ता कर दिया। निज़ामत के फ़राइज़ लेक्चरार फरजाना अंजुम ने आज यहाँ अंजाम दिए। पूरे प्रोग्राम की मरबूत अंदाज में उन्हें आगे बढ़ाया। इस मौके पर एक पुरजोश नगमा ख्वानी और मिली नगमे ख़ास तौर से जहाँ मुकाबले का इनेकाद हुआ, जिसमें 8 बासलाहियत तलबा ने कौमी यकजहती और हुब्बुल वतनी के मौज़ूआत पर वलवला अंगीज़ नगमात पेश किए। देखिए, 21 मई पूरे हिंदुस्तान में हर साल मनाया जाता है इंसदाद दहशतगर्दी के दिन के तौर पर, एंटी टेररिज्म डे के तौर पर इसे मनाया जाता है। हमारी रियासत शायद हिंदुस्तान की उन बदकिस्मत रियासतों में से है जिसने सबसे ज़्यादा इस चीज़ को बर्दाश्त किया है। उसके जो भी मामलात रहे हों, हम उनकी बहस में तो नहीं जाते, लेकिन हमारा मकसद ये है कि आने वाली नौजवान नस्ल को ये शऊर, ये बेदारी पैदा की जाए कि दहशतगर्दी किसी भी सूरत में हमारे मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए नुकसानदेह है, और हर नौजवान का जहन इस तरीके से तैयार करना है तो दहशतगर्दी को जहाँ कहीं जिस मर्जी शक्ल में देखे उसके खात्मे के लिए न सिर्फ आवाज़ उठाए, बल्कि अपने मुल्क के जो लॉ इन्फोर्सिंग इदारे हैं उनके साथ मिलकर उसके खात्मा करने के लिए तैयार हो। इस सिलसिले में हमने तकारीर भी की, लेकिन सबसे अहम हमारा जो पहलू रहा वो हमने पैट्रियाटिक सॉन्ग्स का कंपटीशन करवाया। हमारे यहाँ 4 हौज़ेज़ हैं स्कूल में, उनके 2-2 बच्चे सेलेक्ट किए गए इंटर हौज़ कंपटीशन के बाद, और उन 8 बच्चों ने खूबसूरत तरीके से यहाँ प्रेजेंटेशंस की, देशभक्ति के गीत गाए, और उनमें से 4 बच्चों को हमने इनाम भी दिया गया। पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार से होने वाली शेलिंग से 1 दर्जन से ज़्यादा लोग शहर पुंछ में अपनी जान गंवा बैठे, इनमें बच्चे भी शामिल थे। इधर पुंछ शहर के वार्ड नंबर 3 में शहीद बच्चों की याद में आज पानी की सबीलें लगाई गई। लोगों को जो मुख्तलिफ इलाकों से आज अपने अपने कामकाज के लिए जा रहे थे, ठंडे पानी के स्टॉल से उन्हें पानी पिलाया गया और मुख्तसर तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें पाकिस्तान की बिला इश्तियाल फायरिंग के नतीजे में शहीद होने वाले मासूम बच्चों को खराज अकीदत भी पेश किया गया। वेहान, भार्गव के अलावा जोया और जैन की याद में आज पानी की सबीलें लगाई गई या स्टॉल्स कायम किए गए। बड़ी तादाद में लोगों ने यहाँ तकरीब में शिरकत की और शोहदा को खराज अकीदत भी पेश किया। पानी का आयोजन किया है, ठंडे पानी का आयोजन किया है, कोल्ड ड्रिंक का आयोजन किया है और बच्चों की आइसक्रीम का आयोजन किया है। हमारी तरफ से उनको एक श्रद्धांजलि है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि जितने भी लोगों के जो नुकसान हैं उनको अच्छी तरीके से भरपूर की उनकी पूर्ति की जाए। इसी से ज़्यादा आज डुंगस पूरा मोहल्ला उन घर के मातम में, उन घर के जो नुकसान हुआ उनके दुख में हम उनके साथ शरीक हैं। लगी है यहाँ हमारे जो बच्चे शहीद हुए हैं, एक मास्टर संजीव जी का लड़का आदित, दूसरे 2 लड़के जो अपने भाई लेके थे वो यहाँ शहीद हुए, और पाकिस्तान की कायराना हरकत जो पब्लिक पर सिटी में गोलाबारी की, उससे हमारे बच्चों की नुकसान हो गया है। हम चाहते थे कि हिंदुस्तान गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट इसको थोड़ा सबक सिखाए, लेकिन ये जल्दी काम खत्म हो गया, तो इसके कानून को नष्ट करे ताकि ये काम दूसरी बार ना हो। जो निहत्ते लोग, काम खा लोग मारे गए, ये बच्चे हमारे 3 छोटे बच्चे, उनके 2
सुरनकोट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के क़याम का मुतालबा इन दिनों जोर पकड़ने लगा है, जहां सुरनकोट के शहरियों के मुताबिक हालिया कशीदगी के दौरान सुरनकोट एक महफूज मकामात में से रहा और अगर यहां गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का क़याम होता तो पुंछ, शोपियां, पीर की गली, मेंढर और दीगर मुलक्का इलाकों से भी लोगों को यहां पहुंचने में शायद आसानी होती। ताहम इस बार यहां इस तरह के इकदामात नहीं थे, जिससे मुश्किलात भी पेश आईं। एक कसीर आबादी को इस इलाके के अंदर मेडिकल कॉलेज के क़याम से फ़ायदा मिल सकता है। इन तासुरात के साथ लोगों ने इस मुतालबे को हुकूमत के सामने फिर रखा। तहसील सुरनकोट के शहरियों ने यह भी कहा कि सुरनकोट और गिरदोनवाह में एक कसीर आबादी या 1 लाख से ज़ायद लोग जो इस छोटे से या सब ज़िला अस्पताल पर इन्हिसार करते हैं। मरीज़ों का माकूल इलाज यहाँ मुमकिन नहीं है, जदीद किस्म की तमाम सहूलियात नहीं हैं और आबादी के लिहाज से भी यहाँ सहूलियात का फुकदान है। सड़क की खस्ता हाली के बायस एम्बुलेंसेस बर वक्त न पहुँच पाना ये भी मसला है और मरीज़ों को अस्पताल तक पहुँचाने में कई बार कई लोग अपनी जानें गंवा बैठे। इन सारे पेचीदगियों और संगीन मसाइल से ऊपर उठकर इक़दामात करने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का क़याम इसी इलाके के अंदर अमल में लाया जाना चाहिए, जहाँ इसकी तामीर के लिए लोगों का मुतालबा है कि फ़ौरी तौर काम शुरू हो। यही जो है हमारा ज़िला पुंछ, यहाँ से मेडिकल कॉलेज की मांग है, क्योंकि ज़िला पुंछ जो है वो बॉर्डर एरिया के नियर बाई है। तो जिस तरह का पिछले भी आपने देखा कि हालात बने और लोगों को यहाँ से इमरजेंसी में शिफ्ट करना पड़ा राजौरी, जम्मू और श्रीनगर, तो ऐसे हालात में शिफ्ट करना भी पॉसिबल नहीं रहता है। तो यहाँ जो है पूरे अवाम की जो है एक डिमांड है जीएमसी के लिए, इवन के ट्रामा हॉस्पिटल के लिए भी डिमांड रही, उसका भी कुछ नहीं हुआ। तो सारे लोगों का यही मानना है, सारी अवाम का यही मानना है कि जीएमसी जो है वो सुरनकोट में ही तामीर किया जाए, सुरनकोट में ही बनाया जाए, क्योंकि सुरनकोट एक ऐसी जगह है जो मेंढर, पुंछ, हवेली, मंडी, पीर गली से लेकर सेंटर प्लेस जो है वो यही सुरनकोट बनता है। तो सुरनकोट में ही अगर जीएमसी बनाया जाए, उसके लिए सारे अवाम की और हमारी भी यही मांग है। हम भी सरकार से यही कहते हैं कि जीएमसी जो है वो सुरनकोट में ही बनाया जाए। और हम ये मांग कर रहे हैं कि सबसे सेफ जोन हमारा सुरनकोट है, जिसमें यानी एक में ये मान लो कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ का सबसे सेफ जोन है, जिसमें पुंछ हो, मंडी हो, मेंढर हो और उसके बाद छपैया, पीर गली, ये सारे दिगर के सेंटर प्लेस ये मानी जाती है, सुरनकोट सेंटर प्लेस मानी जाती है। तो इसी ज़मीन में मेरी ये गुजारिश है कि अगर जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अगर गवर्नमेंट देने के लिए तैयार है तो वो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुरनकोट में इसकी जगह के लिए जगह को नॉमिनेट करें, जगह की आइडेंटिफिकेशन करवाएं, जिससे हमारा सुरनकोट में जीएमसी बने, क्योंकि ये हर कॉर्नर से सेफ जोन में आता है और यहाँ पर पेशेंट्स को एक सुरनकोट के लोगों की बहुत ही जेन्युइन डिमांड है कि गवर्नमेंट की तरफ से बड़े बड़े वादे किए गए थे कि हर डिस्ट्रिक्ट में जीएमसी हम देंगे। तो राजौरी में है, डोडा में है, कठुआ उधमपुर में है, तो डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जीएमसी जो है दिया जाना नहायत ही ज़रूरी है। और इसके साथ साथ हम सुरनकोट इसलिए मांग कर रहे हैं कि सुरनकोट जियोग्राफिकली देखा जाए डिस्ट्रिक्ट पुंछ का एक एपी सेंटर है, सेंट्रल प्लेस है। मेंढर हो, मंडी हो, सुरनकोट हो, साब्जियाँ हो, लोरन हो, बफलियाज, पांचरा, सबका जो है मरकज जो है वो सुरनकोट। मेंढर का एरिया है, पुंछ का है, मंडी का है, तो ये सारा जो है सुरनकोट इसके लिए एक सेफर प्लेस मानी जाती है। और सुरनकोट में एक मेडिकल कॉलेज होना ये बहुत वक्त की अहम ज़रूरत है, ये बड़ी पुरानी डिमांड भी लोगों की रही है और आज के हालात ने ये साबित कर दिया है कि पुंछ में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो भी बड़ा अनसेफ, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है उसको भी अल्टीमेटली भाग के सुरनकोट ही में जो है वो शरण लेना पड़ता है। तो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज जो है उसकी बड़ी अशद ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि अगर परमानेंटली नहीं तो आर्जी तौर पे उनको इस किस्म का जो है वो कदम लेना चाहिए कि यहाँ पे कोई ट्रॉमा हॉस्पिटल या यहाँ पे जो, क्योंकि मुगल रोड भी है बीच में, और मेडिकल कॉलेज के लिए आज उनको डिस्ट्रिक्ट पुंछ में अनाउंस करना चाहिए। क्योंकि रामनगर हायर सेकेंडरी स्कूल में एक प्रोग्राम का इनेकाद आज अमल में लाया गया, जिस दौरान हालिया 10वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा को एजाज़ से नवाजा गया। इस प्रोग्राम में मेंबर असेंबली सुनील भारद्वाज मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। सुनील भारद्वाज ने तलबा को एजाज़ देते हुए कहा कि ये बच्चे मुल्क का मुस्तकबिल है, उन्हें उनके वालिदैन, असातिज़ा और दीगर तालीम के मैदान में तमाम शराकतदारों को मुबारकबाद पेश की। इस साल रामनगर के तलबा ने जिस तरह शानदार नंबरात हासिल करके नुमायाँ कामयाबी हासिल की है, इस पर भी रुकन असम्बली की जानिब से तलबा, असातिज़ा या दीगर मुतल्लिकीन की हौसला अफजाई की गई। सोनिका भारती है, मैं पीएमसी गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल की वायदी कक्षा की छात्र हूँ। मैंने 12वीं कक्षा में 81%
हासिल किए हैं। और आज मुझे यहाँ रामनगर आकर बहुत खुशी हुई क्योंकि हमारे एमएलए साहब डॉक्टर सुनील भारद्वाज जी हमें स्पॉन्सर कर रही है। इससे हमें और भी मोटिवेशन मिलती है और आगे हम और भी कोशिश करेंगे कि इससे भी अच्छे अंक निकलें। देखिए बड़ी खुशी का माहौल है और आज बड़ी खुशी हो रही है कि रामनगर के गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे जिन्होंने 10th और 12th में लगभग अब 180 से ज़्यादा डिस्टिंक्शंस और पोजीशंस लाई हैं। आज लगभग यहाँ 23 से ज़्यादा ऐसे स्कूल्स और हाई सेकेंडरीज थे जिनके बच्चे यहाँ थे, जिनके टीचर्स यहाँ पे थे। तो हमने एक छोटा सा प्रयास ये किया है कि जो भी टीचर्स अच्छा काम कर रहे हैं, जो बच्चे अच्छी मेहनत कर रहे हैं और जो पेरेंट्स अपने रात दिन की कमाई अपने बच्चों पे लगा रहे हैं, उन सब का एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया जाए। तो उसी संदर्भ में हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स किसी भी तरीके से कहीं पे भी पीछे नहीं। डोडा के भलेसा में रुकने असेंबली दिलीप सिंह परिहार और डिप्टी कमिश्नर डोडा ने इलाके के लिए एक अहम पेशरफ्त के तौर पर पहली फ्लोर मिल का आज इफ्तिताह किया। विनय ठाकुर नामी एक नौजवान ने हुकूमत की PMGEPDIC स्कीम से फ़ायदा उठाया है और तवक्को है कि फ्लोर मिल से मकामी नौजवानों को रोज़गार के मौके फराहम होंगे, जिससे खित्ते की इक्तिसादी तरक्की में मदद मिलेगी। डिप्टी कमिश्नर डोडा ने नौजवान कारोबारियों की हौसला अफजाई के लिए कहा कि वो सरकारी स्कीमों और इकदामात से फ़ायदा उठाएं ताकि रोज़गार के मज़ीद मौके पैदा हों। MLA दिलीप सिंह परिहार ने मिल के इफ्ताह पर मुसरत का इजहार करते हुए कहा कि इससे इलाके में नौजवानों के लिए रोज़गार के नए मौके पैदा होंगे और एक मिसाल नौजवान ने कायम की। कि हमारे यहाँ के लोकल है विनय ठाकुर जी, इन्होंने PMEGP स्कीम का फ़ायदा उठाते हुए 30 लाख का एक पैकेज लिया था सरकार से और आज उसकी मदद से इन्होंने एक अपना एंटरप्रेन्योरशिप का इनिशिएटिव लिया है जिसमें एक फ्लोर मिल खोली है जिसको सहायक फ्लोर मिल बोलते हैं। और हमने देखा कि मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट इनकी जो मशीनरी है वो लगी है और इनका इनफैक्ट आज जो हम सब ने खाना भी खाया वो इन्हीं के वीट फ्लोर का खाया है। एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि हिल स्केल न्यू हाइट्स और इन्होंने तकरीबन 8 या 9 लड़कों को रोज़गार भी दिया है। तो कहीं ना कहीं सरकार का जो एक इनिशिएटिव है इन सारी स्कीम्स में एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना और एक दूसरा जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे लोगों को लेके जाना रादर देन लुकिंग। विनय ठाकर को बधाई देना चाहता हूँ कि विनय ठाकर ने पुराने डिस्ट्रिक्ट डोडा में, नाए की बात तो नहीं है, पुराने डिस्ट्रिक्ट डोडा में ये पहली मिल है, जो आटे की जो मिल है ये पहली मिल है और इससे इतना फ़ायदा होगा, एक तो हमारे नौजवानों को रोज़गार मिलेगा और दूसरा जो इतनी कमी होती थी हमें आटे की, यहाँ पे आटा हमें कठुआ से लाना पड़ता था, जम्मू से लाना पड़ता था, उधमपुर से लाना पड़ता था और आज परसों थोड़ी सी मजबूरी पड़ी थी और बहुत फ़ायदा हमें इस मिल का हुआ है। इसलिए मैं विनय ठाकर जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। पुंछ के सरहदी गांव झुलास के वार्ड नंबर 3 और 4 में पीने के पानी की शदीद किल्लत के खिलाफ मकामी लोगों ने एहतजाज करते हुए ज़िला इंतज़ामिया और मुतलका महकमे से नाराज़गी का इजहार किया और मुतालिबा किया कि इलाके में पीने के साफ़ पानी की किल्लत दूर की जाए। एहतजाजियों के मुताबिक कई बरसों से इलाके में पीने के साफ़ पानी की सहूलियात का फुकदान है और उन्हें अपने घरों से कई किलोमीटर दूर पैदल मुसाफत कर पानी लाना पड़ रहा है। गाँव में न तो नल के ज़रिए पानी पहुंचा है, ना ही वाटर पंप का काम इस वक्त इन इलाकों के लिए मुफीद साबित हुआ है। मकामी लोगों के मुताबिक बारहा ये मामलात मुतलका महकमे से राब्ता करके उनके नोटिस में लाए गए, बावजूद इसके कोई हिकमत अमली तरतीब नहीं दी गई। इधर रुकने असेंबली पुंछ से भी नाराज़गी का इजहार करते हुए इन लोगों ने अपील की कि उनके नोटिस में भी मामलात लाने के बावजूद मुश्किलात दूर नहीं हुई। इलाके के अंदर वाटर सप्लाई को यकीनी बनाने का मुतालबा ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ, मुतलका महकमा, मुतलका वजारत और रुकने असेंबली पुंछ से झुलास के लोगों ने किया। परसराम शर्मा, सरपंच लोड झुलास। बताएंगे क्या परेशानी है पानी? सर हमें पानी की बहुत परेशानी है। वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 4 में हैंडपम्प भी खराब पड़े हैं, कोई ठीक करने वाला नहीं। गाड़ी के लिए बोला कि गाड़ी में पानी दो, इस गर्मी में कहाँ जाएंगे लोग। गोलियों के बरसात में भी ये लोग पानी के बगैर प्यासे रहे, कुछ भाग गए, कुछ ऐसे ही रहे। माल मवेशी भी दुखी है। तो हम चाहते हैं कि हमें पानी चाहिए और कुछ घरों में बिजली नहीं है, बिजली चाहिए। ये हमारे पीर जी हैं, इनके पास एक खंबा दिया था 3 साल पहले, आज तक वहाँ तारें नहीं लगी और कनेक्शन नहीं है। मेरा नाम सर मोहम्मद सगीर, मैं लॉर्ड जलास वार्ड नंबर 3 का पेंच हूँ सर।
बताएंगे क्या परेशानी? बस यही परेशानी है सर, पानी की बहुत तंगी है। बस पानी की हमारी फ़िलहाल तो पानी की बहुत तंगी है सर इस टाइम अवेलेबल। ऐसी तंगियाँ पूछो तो बहुत तंगियाँ हैं कि हमें बैंकर भी चाहिए, क्योंकि ये एरिया सामने वाला एरिया है। यहाँ गोले अक्सर मैक्सिमम ज़्यादातर गोले इस लड़ाई के दौरान भी यहाँ गोले पड़े हैं सर, ऊपर 2 गोले पड़े, यहाँ नुकसान भी हुआ है उनका। तो सर मेरी यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि दफ्तरों में हम कई बार जाते हैं, हम डेपुटेशन लेकर जाते हैं, सरपंच हजरात, हम सभी इधर आगे सरपंच साहब भी हमारे साथ गए हैं सर, वो हमें आश्वासन देकर भेज देते हैं। एक्चुअली साहब हमारे जितने भी पॉइंट्स के एडमिनिस्ट्रेशन खासकर पीएचई के ऑफिसर हैं सर, ये अपने आदमी के ऊपर कमांड कंट्रोल नहीं है इनका, वो पता नहीं क्या। मेरा नाम क्या सब बताएं क्या सर, यहाँ पे पानी की बहुत समस्या है, बहुत प्रॉब्लम है पानी की। ये लोग आप देख लो कितनी भीड़ है, और यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर है फ्लोर, एक गाँव है, वहाँ से पानी लाते हैं, गाड़ी भी नहीं है हमारे पास। ऊपर से बॉर्डर एरिया है, गोलियों की बरसात हो रही है, ना जाने कब किस वक्त गोली आ जाए क्या हो जाए। तो देखो कि बिजली की भी समस्या है यहाँ वार्ड नंबर 3 और 4 में, और ये है कि हमारे बिजली एडमिनिस्ट्रेशन से हमें गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारी मांगें जो है वो पूरी करो, बिजली भी हमें दो, देखो, और पानी भी चाहिए हमें। चलिए प्रोग्राम अब तक में मेरे साथ बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार एक और ख़ास प्रोग्राम। आसिफ रशीद को इजाज़त दीजिए।